नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कहते हैं राजनीति में लंबे समय तक ना ही कोई दोस्त होता है और ना ही कोई शत्रु होता है, और यही बात आजकल बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं में देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के नेता देवेंद्र सिंह राणा की, जिन्हें नगरोटा से मैंडेट दिया गया है। दरअसल मामला है उमर अब्दुल्ला का, जिन्होंने हाल ही में यह बयान दिया कि राम माधव इस समय कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी के गठबंधन के लिए आए हुए हैं, जिसको लेकर देवेंद्र सिंह राणा ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और अपने दोस्ती के समय के कुछ ऐसे राज बेपर्दा कर दिए, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला लोकसभा चुनावों में हुई हार से बौखलाहट में हैं और इसीलिए हर जगह पर यह बयान दे रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बाकी कश्मीर की सभी पार्टियां बीजेपी का हिस्सा हैं। जबकि देवेंद्र सिंह राणा ने आज कहा कि सन 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बीजेपी के साथ गठजोड़ की बातचीत चल रही थी और खुद उमर अब्दुल्ला और देवेंद्र सिंह राणा दिल्ली गए थे। उन्होंने उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और राम माधव से बातचीत भी की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिना किसी शर्त भाजपा को समर्थन देकर सरकार बनाने की पेशकश की थी, जिसे बीजेपी ने ठुकरा दिया था। देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक गलत धारणा इस समय बनाने की कोशिश कर रही है कि उसे छोड़कर बाकी सब पार्टियां भाजपा के साथ मिली हुई हैं, जबकि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यह चाहती है कि वो बीजेपी के साथ अलायंस बनाए, यानी कि सरकार बनाए। और अगर इस समय भी फारूक अब्दुल्ला को मौका मिलेगा तो वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पर चुटकी लेते हुए कहा कि आप फारूक अब्दुल्ला के अंदाज को जानते हैं, वो सुबह और दोपहर के बीच ही बदल जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को भी देवेंद्र सिंह राणा ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शंकराचार्य और हरि पर्वत के नाम बदलने वाली बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आप शंकराचार्य के बोर्ड तक को नहीं बदल सकते हैं, नाम बदलने की बात तो दूर। देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2009 और 2010 के दौर को शायद भूल चुकी है, जिस समय कश्मीर में हालात बहुत ज्यादा खराब थे और उसे चाहिए कि सन 2019 यानी कि धारा 370 के समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास हुआ उसे आगे लेकर जाने के बारे में कोई रोड मैप बनाए, भविष्य के बारे में सोचे और खासतौर पर जो गुजर बकरवाल और बाकी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण समाप्ति पर मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई हैं उस पर भी देवेंद्र सिंह राणा ने ऐतराज दर्ज करवाया। देवेंद्र सिंह राणा का इस समय यह खुलासा करना कि सन 2014 में उमर अब्दुल्ला ये चाहते थे कि वो बीजेपी के साथ सरकार बनाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है और कहीं ना कहीं इस पर अब उमर अब्दुल्ला को जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो लगातार कश्मीर के वोटर्स को यही कह रहे थे कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं और बाकी सभी पार्टियां बीजेपी के साथ मिली हुई हैं। जबकि आज देवेंद्र सिंह राणा ने उन्हें यहां तक कहा कि इसी बीजेपी ने जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया था और उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी बीजेपी से ही हुई है और उन्होंने हर बार यही कोशिश की कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए, लेकिन बीजेपी ने विचारधाराओं के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रपोजल को हमेशा से ही ठुकराया है। अगर आप पिछले 2-3 महीने से या उससे पहले भी कश्मीर के हालात और सियासी हालात पे नजर डालें तो आपको एहसास होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी सोची समझी तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि जितनी भी सियासी जमातें कश्मीर में आज काम कर रही हैं वो भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं
और उनका भाजपा के साथ कोई लेना देना नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब कल उन्होंने कहा कि राम माधव साहब को लाया गया है कि पीडीपी, और 2014 में राम माधव साहब ने पीडीपी के साथ अलायंस करवाई थी। हकीकत यह है कि 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 एमएलए पे सिमट के रह गई थी, उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली जाकर ये दिल्ली से हमने गुजारिश की कि आप हमें सरकार का हिस्सा बनाइए, आप सरकार बनाइए, हमारी कोई शराइत नहीं, अनकंडीशनल। और हम लोग आपको पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं और आपकी सरकार में शामिल होंगे। और इस उपलक्ष्य में अलग अलग नेताओं से भेंट वार्ता भी हुई और उमर अब्दुल्ला साहब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के माननीय अमित शाह जी और माननीय राम माधव जी के पास गए और उनसे गुजारिश की कि आप हमारे 15 एमएलए के साथ भाजपा की सरकार बनाइए और हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करेंगे। और आज ये कह रहे हैं कि साहब 2014 जो था वो राम माधव जी ने पीडीपी के साथ बनाया और ये पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं। घटनाक्रम ये है कि भाजपा ने हमारी गुजारिशात को नकारा। मैं बड़ी जिम्मेवारी और वसूख से कह रहा हूं कि हमारी गुजारिशात को नकारा गया और उस वजह से हम वापस आए और हमें मालूम हो गया कि हमारे साथ ये सरकार बनाने को तैयार नहीं है, जबकि हम सरकार बनाने को बहुत ज्यादा इच्छुक थे। उन्होंने यहां तक भी कबूल किया था उस वक्त कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और हम लोग कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और जिस चर्चा में, जिस आदमी की चर्चा भी चल रही थी उस वक्त, वो भी मैं जानता हूं भाजपा की तरफ से, लेकिन बाद में हमने हर चीज मानी उस वक्त और उन्होंने माना नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद मुसलसल कोशिशें हुई। जिस वक्त माननीय मुफ्ती सईद साहब गुजर गए और एक वक्त आया जिसमें एक पूरा लाल सा हो गया था, उस वक्त कटरा में माननीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेस से मुखातिब होकर कहा, वी आर ओपन टू एन अलायंस विद द बीजेपी। हम बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, हमें मौका हो तो हम अलायंस करेंगे। और कटरा से जब तक हम जम्मू लौटे तो भाजपा ने कह दिया कि हमें कोई अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। और अगले दिन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये कहना पड़ा कि हम तैयार हैं, अगर भाजपा चाहती है। उस वक्त भी कोशिश हुई। 5 अगस्त 2019 जब 370 मिटाया गया, उसके बाद अक्टूबर 2021 तक, जब तक कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था, मैं बड़ी जिम्मेवारी से और वसूख से ये कह रहा हूं कि मुसलसल बार बार कोशिशें की गई, बार बार दरवाजे खटकाए गए, बार बार लोगों के पास जाया गया जो कि भाजपा और आरएसएस के लोग थे, कि किसी न किसी तरीके से
भाजपा के साथ कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो वो तो 2 महीने पहले भी तैयार हो जाते भाजपा के नेतृत्व में काम करने के लिए। भाजपा ने बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुजारिशात को नकारा है। तो अब ये भ्रम बनाना, कश्मीर के लोगों को गुमराह करना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भाजपा का हिस्सा है और हम भाजपा का हिस्सा नहीं है। आप तो खुद मंत्री रहे, आप तो वाजपेयी साहब की सरकार में मंत्री रहे। आपका पालन पोषण जो है सियासी वो उन्होंने किया। तो इसलिए मैं ये समझता हूं ये भ्रम बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुट्ठी से रेत निकल चुकी है और बारामूला की हार के बाद मुझे लगता है कहीं कोई बौखलाहट है, कहीं कोई परेशानी है, जिसकी वजह से वो अब ये कह रहे हैं कि सभी जो है वो बीजेपी का हिस्सा है, सिर्फ हम नहीं है। जबकि वो जो हैं उनकी बीजेपी मान नहीं रही, नहीं तो वो तो किसी भी वक्त चले जाएं। और आप फारूक अब्दुल्ला साहब को मुझसे ज्यादा जानते हैं, बड़ा लिहाजी स्वभाव है उनका। वो सुबह और दोपहर तक भी बदल जाते हैं। उनको अगर मौका इस वक्त भी कोई दे देगा तो वो कांग्रेस को भी छोड़ के भाजपा के पीछे पीछे दौड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि आज बदलते जम्मू कश्मीर को देखते हुए जम्मू कश्मीर के आगे के लिए रोड मैप नहीं, बजाय हर आदमी को डेमोनाइज करने के, हर पार्टी को डेमोनाइज करने के, जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया उसमें बहुत हमें एतराज है। उन्होंने कहा कि गुज्जर, पहाड़ी, दलित और ओबीसीज और ये जो ओबीसीज और दलित, पहाड़ी, गुज्जर, इनकी रिजर्वेशन जो है उसको खत्म करेंगे। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती रहेगी, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, कश्मीर के लोगों को, हमारे होते हुए जब तक भाजपा यहां है, बाबा साहब अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन बीजेपी ने दी है जम्मू कश्मीर के अवाम को 5 अगस्त के बाद, खा वो पहाड़ी हैं, खा दलित हैं, खा गुज्जर हैं, खा ओबीसी हैं, उनको कोई नहीं छेड़ सकता, ना हिला सकता है, उसकी गारंटी है। और वो कहते हैं कि हम शंकराचार्य को तख्त सुलेमान का नाम देंगे। क्यों ऐसी बातें? हमारी आस्था से खिलवाड़ मत करिए। अगर आप हमारी आस्था से खिलवाड़ करेंगे तो हमें आता है जवाब देना। एक बोर्ड नहीं आप हिला सकते शंकराचार्य का, नाम बदलना तो बहुत बड़ी बात है। आप कहते हैं हम सरकार में आएंगे, हम सारे के सारे पत्थरबाजों को छोड़ देंगे। 2009 वो भूल गए हैं, 2010 वो भूल गए हैं जब लाशें वहां गिरती थी। आज 5 अगस्त 2019 के बाद अमन है, शांति है और वहां हिज़्ब मामूल जिंदगी चल रही है। आज आतंकवाद की जगह सैलानी है, आज इकोनॉमिक रिसर्जेंस है। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी सियासत जो है वो कब्रिस्तानों पे सियासत चलती है। हरा खिला भरा कश्मीर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो ये चाहते हैं कि वो पत्थरबाज जो जिन्होंने यहां लाशें गिराई, जिन्होंने यहां लोगों को मौत का एक मंजर दिखाया, उनको वापस लाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो। ये होगा नहीं, उनको तो वैसे मौका ही नहीं मिलेगा। आप 8 अक्टूबर तक का इंतजार कर लीजिए, वो कहीं दिखेंगे नहीं। लेकिन उनके जो ये मंसूबे हैं, ये जम्मू कश्मीर इनको नकारेगा और हमारे होते ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे।